बचाव नहीं दे। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की भूल क्षमा करती है। पिछली बार 2015 में भी आपका यूपीएटीओ में आ चुका है कि तथ्य की भूल क्षमा करती है। ये किस सेक्शन में है? तो आपका दोनों आए तो दोनों मारिए और दोनों में से कोई एक दे तो एक, और इनमें से कोई नहीं आए तो कोई नहीं। देखिए मॉडल बनाते हैं। तथ्य की भूल क्षमा करती है, दे देगा 76 79, फिर दे देगा 76 77, फिर 77 78 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस देता है? कौन सा सेक्शन? 76 और 79। दूसरा मॉडल देखिए, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये इन धाराओं में है और यही मॉडल आपको सेम देगी। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये आपका दो धाराएं मारेंगे, कौन कौन? 76 और 79। अब अगला देखा जाए भाई, तथ्य की भूल क्षमा करती है। देखिए भरमाने वाला 76 77 77 78 78 79 और इनमें से कोई नहीं। ध्यान समझिएगा, यही भरमा सकता है। अब चूंकि देखिए इसमें 76 में तो धारा में तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन 77 में नहीं है। इसमें आपका न तो 77 में न 78 में, इसमें 78 में नहीं लेकिन 79 में। अर्थात 3 ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला जो दोनों धाराओं में ये प्रावधान हो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बचाव नहीं। अतः आपका जवाब रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी भूल बचाव देगी? विधि की नहीं। कौन सी बचाव नहीं देगी? विधि की। कौन सी भूल बचाव देगी? तथ्य। अब एक नया क्वेश्चन तब डायरेक्ट शुरू किया जाए। नया क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अगर तथ्य और विधि की मिस्टेक हो, अर्थात फैक्ट एंड लॉ का मिक्स्ड मिस्टेक हो, अर्थात तथ्य तथा विधि का मिश्रित भूल। तो यूपीजे में आ चुका है कि तथ्य और विधि की मिश्रित भूल को क्या माना जाएगा? तथ्य की भूल कि विधि की भूल कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं। हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, जहाँ भी संदेह हो हमेशा उसका लाभ कौन पाता है? अभियुक्त। तो अगर तथ्य और विधि की मिश्रित भूल है तो वह तथ्य की भूल मानी जाएगी, क्योंकि मिश्रित का प्रावधान कहीं भी किया नहीं गया। तो कौन सी भूल मानी जाएगी? तथ्य की। और अभियुक्त बचाव का क्या होगा? इसी तर्क पर आपका एविडेंस में पूछा जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, भले दिमाग आपका ना गया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि भाई उसको बताया जाए। एविडेंस में आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। एविडेंस में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित प्रिजम्पशन से बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस उपधारणा का प्रावधान नहीं। तो भाई तथ्य की उपधारणा है नहीं, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। फिर दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये भी है। लेकिन भारत में तथ्य और विधि की मिश्रित उपधारणा का प्रावधान नहीं। अतः यहाँ भी क्वेश्चन आपका बनता है। वैसे उपधारणा बता दिया जाए, कई बार आता है, फैक्ट का भी होती है, यानी कि तथ्य की भी होती है, विधि की भी होती है, और तथ्य तथा विधि मिश्रित भी उपधारणा होती है। ये इंग्लैंड में, भारत में नहीं। तो उपयुक्त सभी आ जाए तो उपयुक्त सभी मानिए, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिश्रित उपधारणा का प्रावधान है। या तो तथ्य की उपधारणा होगी या किसकी? विधि। आगे देखा जाए भाई, अब आपका जो सेक्शन है उन दो सेक्शन है
इन सेक्शनों को तोड़ा जाए। मेंस में भी जे में 20 नंबर का इस बार आया था। देखिए आपका मॉडल मेंस के लिए भी चलेगा, प्री के लिए दोनों चलता रहेगा। 76 तथा 79 में इसकी भूल के बारे में प्रावधान किया गया। अब 76 में क्या किया गया है, 79 में क्या किया गया है, और दोनों को मिक्स करके लिखेंगे मेंस में। वाई 76 का बेयर एक्ट पहले तोड़ा है, फिर इधर 76 का बेयर एक्ट हम तोड़ेंगे, फिर इधर 79 का बेयर एक्ट अलग किया जाएगा और दोनों में कॉमन बातें निकालकर और उसी की क्या करनी है जाके। आपका 76 सब बेयर एक्ट देखिए, बेयर एक्ट से काम करेगा। बेयर एक्ट आप लेकर आइए क्योंकि तो आपका शब्द भी महत्वपूर्ण है। और देखिए आपका क्या पूछा जाता है, क्या नहीं, डायरेक्ट 76 से इलस्ट्रेशन ही कई बार पूछ लिया, यानी कि 76 से क्या पूछा गया उदाहरण डायरेक्ट। देखिए कई शब्दों पर ध्यान दीजिए 76 पर। विधि द्वारा आपद या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया। इसका मतलब ये हुआ, पहला नियम ये बना कि आपका कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए ला द्वारा बाउंड है, अर्थात विधि द्वारा बाध्य होता है, अर्थात विधिक बाध्यता, यानी कि विधिक बाध्यता का प्रावधान 76 में किया गया। अगर जैसे ही आप 79 देखेंगे तो उसमें आपका विधिक बाध्यता की जगह विधिक न्यायानुमतता शब्द मिलेगा। इसका मतलब मिलेगा विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा का। तो पहला शब्द आपका दोनों में अंतर बताया जाएगा, पहले बेयर एक्ट अलग अलग किया जाए तब तो बताया जाए। देखिए भाई बेयर एक्ट की मात्रा, देखिए कोई बात अपराध नहीं, इस शब्द को देखिए लिखा नहीं जाएगा। कोई बात अपराध नहीं है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपराध होते हुए भी कानून उस बात को अपराध नहीं मानता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दशाएं 76 से लेकर 106 तक में दी गई हैं। ये सब हमेशा आएगा, ये नहीं कि गलत हो जाए। इस आपका कोई बात अपराध नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात का मतलब हुआ एक्ट या ओमिशन। ना तो डायरेक्ट पर लिख लीजिए, ये अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई बात का मतलब हुआ कोई एक्ट या ओमिशन। एक्ट मतलब कि कोई कार्य और ओमिशन का इलीगल ओमिशन, यानी कि कोई अगर आपका लो इलीगल है, आपका ये लीगल माना जाएगा। फिर एक बार देखिए, कोई बात का मतलब हुआ कि कोई कार्य या लो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करके या अपराध लोप करके अपराध करता है तो धारा 76 के तहत उसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन कब नहीं माना जाएगा, इसके लिए आगे कंडीशन दी गई है। तो अगर पूछे कि कोई बात का मतलब क्या, तो आप क्या बताएंगे? कोई एक्ट या ओमिशन, अर्थात कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी कि 76 में पहली शर्त भूल ये मिली कि आपका कोई व्यक्ति है जो विधि द्वारा किसी कार्य को करने के लिए क्या है
बाउंड है, बाउंड है मतलब क्या हुआ, यानी कि विधिक आबद्धता या विधिक आपका बाध्यता बचाव देगी की धारा में 76। दूसरा भी शब्द पहले थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा यानी कि पहली धारा आपका सबसे कठिन पढ़ना है जनरल एक्सेप्शन में, समझ लेते हैं भाई ये धारा। अगला देखिए, हाँ हो या लगा है, यानी कि शब्द ये अलग हो गया, इतना वाक्य अलग कर देना है। पहला विधिक बाध्यता, यानी कि अभी हम बताएंगे 4-5 उदाहरण। विधिक बाध्यता पर धैर्य से पहले शब्दों को क्या किया जाए, पृथक किया जाए। अगला शब्द है जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, यानी कि दो बातें और आ गई। एक आ गया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि क्या, तथ्य की भूल, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि अगला शब्द ये बताता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि तथ्य की भूल बचाव देगी और विधि की भूल बचाव नहीं। स्पष्ट लिखा गया कि विधि की भूल के कारण नहीं बल्कि किसके कारण, तथ्य की भूल। अगला देखिए आपका विधि, हाँ, सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि विधि की भूल के कारण नहीं बल्कि आपका तथ्य की भूल के कारण कैसा विश्वास करता हो, आपका सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक विश्वास करके कोई कार्य किया है तो उसका कार्य भी अपराध नहीं माना जाए। यानी कि आपका उसका कार्य विश्वास करता है, कैसे भी बिलीव करता है, गुड फेथ में, बोनाफाइड में, सद्भावना पूर्वक में। अब आपका 79 तोड़ा जाए, देखिए 79 में फिर आपका दोनों में सेम किया जाएगा। पहले दृष्टांत हम बता देंगे तब व्याख्या करेंगे। आखिर आपका 76 जब आपने तोड़ा तो आपका मिस्टेक जो 76 धाराएं हैं उसमें कितनी बातें निकल कर आएंगे, रट से 4, यही तो 4 आई। अब 79 निकाल लीजिए, 79 में भी आपका 4 ही बातें आएंगी, ज्यादा नहीं। देखिए 79 विधि द्वारा न्यायोमत, मैंने जस्टिफाई या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया। यानी कि आपका 79 में आइए विधिक न्यायानुमतता है, विधिक बाध्यता नहीं। देखिए मेरे तब तोड़ा जाए, कोई बात अपराध नहीं है, फिर वही बात आ गई। कोई बात का मतलब क्या, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या लोक अपराध नहीं माना जाए। लेकिन कब, जब 79 की शर्तों को वह क्या करे, पूरा। देखिए कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। यानी कि 79 में पहला शब्द आया कि उस कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति विधि द्वारा, यानी कि कहावत नहीं बनी, विधि द्वारा न्यायानुमत हो, जस्टिफाई बताएंगे। यानी कि पहला शब्द आया आपका 79 में कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है और वह कार्य कर देता है तो कानून उसके कार्य को अपराध नहीं मानता। अगला शब्द देखिए, अभी शब्द समाप्त नहीं हुआ। या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, यानी कि सेम यही बात लिखी गई है।
9 की विधि की भूल के कारण सेम यही बात लिख दी गई है, यानी कि वही बातें दोनों लिखी गई। अगला शब्द देखिए, 9 की विधि की भूल के कारण आपका, यानी कि फिर एक बार देखिए, या तथ्य की भूल के कारण, 9 की विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायोन्मुख हो। इसका मतलब ये हुआ कि तथ्य की भूल के कारण, 9 की विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक वह अगर विश्वास या बिलीव करता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए ला द्वारा जस्टिफाई हूँ, ला द्वारा न्यायोन्मुख हूँ, तब उसका कार्य भी अपराध नहीं माना जाए। यानी कि अगर हम दोनों बेयर एक्ट को देखें, देखिए मैं इसमें कैसे बेयर एक्ट कितना लिखकर कैसे आवश्यक तथ्य निकालना है। धारा 76 और 79 के विश्लेषणों परांत आपका भूल के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं। कौन कौन एसेंशियल एलिमेंट निकलते हैं? तो पहला निकला विधिक आबद्धता, दूसरा 79 से क्या निकल गया? विधिक न्यायोन्मुखता, तीसरा क्या निकली? तथ्य की भूल, दोनों में है। चौथा आवश्यक तत्व क्या निकला? विधि की भूल, और पांचवा क्या निकला? सद्भावना। यानी कि 76 और 79 में आपका 5 एसेंशियल एलिमेंट है, और इन्हीं पांचों की डिटेल में अब क्या करनी पड़ेगी, देखिए क्या पहले विधिक बाध्यता पर देखा जाए। देखिए भाई, अब इसको आपका एक करके व्याख्या करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य, इसका मतलब ये है कि कानून उस पर लायबिलिटी अधिरोपित करता है, जिम्मेदारी अधिरोपित करता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को करे, और यदि उस व्यक्ति ने उस कार्य को कर ही दिया तो उसने कोई अपराध नहीं। फिर एक बार इसको देखिए, अगर किसी व्यक्ति पर कानून कोई जिम्मेदारी डालता है, कानूनी नैतिक नहीं, अगर किसी व्यक्ति पर कानून कोई जिम्मेदारी डालता है कि आप ये कार्य करिए, और अगर वह व्यक्ति वह कार्य कर दिया तो उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने कानून का पालन करते हुए विधि के अनुसार उस कार्य को किया। अब उदाहरण आपका तमाम है, 2-3 करेंट उदाहरण भी देखते जाएंगे, लेकिन पहला उदाहरण जो आपका एनेक्टेशन से है उसी को देखा जाता है। देखिए उदाहरण भाई 76 का उदाहरण देखिए। पहला एनेक्टेशन खूब पूछा जाता है, पहला उदाहरण आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। देखिए इसमें जैसे ही आप विधिक बाध्यता लिखेंगे, वैसे ही 4-5 लाइन लिखने के बाद आप दृष्टांत नंबर ए लिखेंगे 76 का। देखिए पहला, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, यानी कि पालन में, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है। कौन ने कौन सा अपराध किया? कौन ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह कानून द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानने के लिए बाध्य। फिर इस उदाहरण को देखिए भाई, ये उदाहरण कई बार तो ये पूछा गया है, ये उदाहरण किस धारा से संबंधित है। तो जैसे ही सैनिक वाला उदाहरण आए, तुरंत आपका क्या मत मारना है? 76। फिर एक बार इसको हम समझा, यानी कि कानून के अनुवर्तन में, पालन में, एक सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर गोली चलाकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है,
तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए कानूनन क्या था। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कोई कार्य किया है, तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाए। लेकिन लगाना सतर्क होकर। लेकिन ये जो आपका नियम है, ये नियम हमेशा अधीनस्थ अधिकारियों को बचाव नहीं देते। अब यह है कि वरिष्ठ अधिकारी का जो आदेश होगा वह दो प्रकार का हो सकता है, या तो वह आदेश कानूनन सही हो या वह आदेश कानूनन गलत। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो। देखिए यहाँ दो भाग में बांट दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐसा भाग जो वैध हो, वैध का मतलब ये हुआ कि कानून सम्मत, और एक ऐसा भाग जो अवैध हो, यानी कि जो कानून का क्या हो, वायलेशन करके हो। अब यहाँ आपका दिमाग से आपका यहाँ दो बातें यही अच्छे से याद करना है। अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश कानूनन वैध है, तो अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट जो लोग हैं वे उसका पालन करने के लिए बाध्य। याद रखिए, बात है, विवेक नहीं है, क्या है वो लोग बाध्य। अगर ऐसा कनिष्ठ या सबऑर्डिनेट अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश को मानने से इनकार करता है, तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी पर वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई कर सकता है। और अगर पुलिस का मामला है तो पुलिस एक्ट की धारा 7 के तहत कौन सी कार्रवाई हो सकते हैं? विभाग। लेकिन आदेश क्या हो? दूसरा ये है कि अभी 2-3 उदाहरण बताएंगे भाई। पहले नियम तो जानिए, उसके बाद तो उदाहरण देखा जाएगा। पहले तो भाई नियम जानिए, तब तो उदाहरण बताया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश विधि सम्मत न हो, विधि के विपरीत हो, और सबऑर्डिनेट अधिकारी उसका पालन करते हैं, तो ऐसी दशा में अगर सबऑर्डिनेट अधिकारी ये कहें कि वरिष्ठ अधिकारी ने इस कार्य को करने का हमें आदेश दिया था, तो वे लोग इस आधार पर कि वरिष्ठ ने आदेश दिया था, बचाव के हकदार नहीं होंगे। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी का केवल वैध आदेश ही बचाव देगा, अवैध आदेश कनिष्ठों को बचाव नहीं देगा। अब यहाँ दो खतरा रहता है। देखिए, जो सबऑर्डिनेट अफसर होते हैं, अब दो खतरा है। वरिष्ठ अधिकारी ने अवैध आदेश दिया, अगर पालन कर दिया तो भाई एक खतरा है कार्रवाई का, न्यायिक कार्रवाई, और पालन नहीं किया तो दूसरा वरिष्ठ अधिकारी नाराज होकर विभागीय कार्रवाई कर देता है। ये खतरा रहता है। जैसे कि दो उदाहरण देखिए। एक उग्र भीड़ है, पहला उदाहरण चाहिए। एक उग्र भीड़ है और वरिष्ठ उग्रता पर उतारू हो गई है। वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को आदेश देता है इस भीड़ पर गोली चलाओ। ठीक है, अगर भीड़ उग्र है और उससे जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है, तो भीड़ पर गोली चलाना वैध माना जाए। लेकिन मान लीजिए कि 50 लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, आप सभा में एसपी साहब गए और पुराना खुन्नस निकालने के लिए पुलिस को आदेश दिए मारो गोली, चलाओ गोली, और पुलिस वाले एसपी के या डीएम के आदेश पर गोली चला देते हैं। तो ऐसी दशा में आपका मैं बता दूं, पुलिस
पुलिस वाले दंड के भागी होंगे, उन्हें वरिष्ठ अधिकारी का आदेश पालन कोई बचाव नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये धारा ये बताती है कि जो वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अगर अवैध है तो अधीनस्थ अधिकारी उसका पालन करने के लिए बाध्य है। अगर पालन करते हैं तो कानूनन वह दंड के क्या होंगे, भागी। जैसे कि तमाम घटनाएं हुई, ये देखा जाए घटनाओं को, विधिक बाध्यता को देखा जाए। पहला आपका जो घटना हम बता रहे हैं कंगना रनौत का घटना, जिसमें कि आपका महाराष्ट्र नगर पालिका ने उनके घर को तत्काल 1-2 घंटे में ही काट दिया धराशायी। जब उच्च न्यायालय में उन्होंने मुआवजा की मांग की तो नगर पालिका ने ये कहा कि हमारी कार्रवाई विधि सम्मत है और हम इस कार्य को करने के लिए भी द्वारा बाध्य थे। जिनका बिना नक्शा मकान बना है हम तोड़ने के लिए कानूनन क्या है बात, और हमने तोड़कर विधि का पालन किया, हमने कोई अवैध कार्य नहीं। ये महाराष्ट्र सरकार और नगर पालिका वहाँ जवाब दे रहे। जैसे कि वर्तमान समय में तमाम लोगों का घर टूट रहा है, बड़े बड़े जो माफिया थे, नेता बड़े था, आम आदमी का। तो ऐसी दशा में भाई सही बात है, आपका विकास प्राधिकरण है, बिना नक्शा बनवाए आपने घर बना लिया, तो विकास प्राधिकरण मिनटों में आपका घर क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। बस पहले सूचना दिया कि तोड़ लीजिए, और नहीं तोड़ेंगे तो जाकर तोड़ेगा और तुड़ाई का पैसा भी लेगा और मलबा हटवाई का पैसा। तो यूपी में बड़े बड़े लोगों का इलाहाबाद में भी टूट गया। तो इसका मतलब ये कहने हुआ कि अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश वैध था तो हर हाल में उसका पालन होना चाहिए, लेकिन अगर अवैध है तो कनिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि अंधाधुंध सभी आदेशों का पालन न करे, अपना को दिमाग नहीं लगाए। अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अवैध है तो उस आदेश के पालन से कनिष्ठ क्या करते, जैसे कि हमने बताया कि शांति प्रिय सभा है और इसने आदेश दिया कि मारो गोली, और 10 लोगों को मार दिया गया और मर गए 10 लोग। तो बताइए आदेश अवैध था, लेकिन पालन करने वाले भी दंड के भागी होंगे। ये बचाव नहीं ले सकते कि एसपी ने आदेश दिया, अवैध आदेश था तो क्या आप फोटो होकर आए हैं भाई, ट्रेनिंग करके आए हैं, नियम कायदे पढ़ कर आए हैं, इसलिए भाई आप नियम कायदे पढ़ कर आए हैं कि नहीं, तो आप नियम कायदे से चलिए। या उनका देगा वरिष्ठ अधिकारी पिछा कर चुल्लू भर पानी में डूब और तो डूब जाएंगे, लेकिन वही खतरा होता है विभागीय कार्रवाई का। तो फिर लोग हाई कोर्ट जाते हैं, आप जैसे वकीलों का हटा लेते हैं आश्रय, यानी कि विधिक बाध्यता पर पहला दृष्टांत याद रखना है, और वह दृष्टांत कौन सा याद रखना है, आपका माने सैनिक वाला। दूसरा देखिए भाई, आपका दूसरा देखा जाए इसी के साथ विधिक न्यायोमत्ता भी पढ़ लेनी है। कौन सा पढ़ लेना है, विधिक न्याय। अब विधिक न्यायोमत्ता पर अभी भूल और न चले, अभी विधिक न्यायोमत्ता तब तथ्य के भूत, विधि भूत तब तथ्य के तब इतिहास। विधिक न्यायोमत्ता का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने को विधि द्वारा किसी कार्य को करने के लिए जस्टिफाई मानता है, न्यायमत मानता है, अर्थात उचित मानता है, और उस व्यक्ति ने उस कार्य को कर ही दिया, तो कानून ये कहता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया। जैसे कि उदाहरण के रूप में अपराधियों को पकड़ने के लिए विधि द्वारा बाध्य कौन है, पुलिस, आम आदमी बाध्य नहीं है। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी अपराधी को पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले ही कर दिया,
तो क्या उस आम आदमी ने कोई अपराध कर दिया? नहीं, वह विधि द्वारा बाध्य नहीं था, लेकिन उसका कार्य विधि द्वारा क्या माना जाएगा? न्याय मत जस्टिफाई यानी काम फिर पढ़ देखिए। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानून द्वारा बाध्य न होते हुए यदि उस कार्य को करता है तो ऐसी दशा में कानून उस कार्य को उचित मानता है, जस्टिफाई मानता है और ये बता देता है कि उसने कोई ऑफेंस या अपराध नहीं। जैसे पहला उदाहरण, इस अपराधियों को पकड़ने के लिए आपका पुलिस बाध्य है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपराधियों को पकड़ लेता है जो आपका प्राइवेट व्यक्ति है, तो क्या उस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया? नहीं, कानून द्वारा बात नहीं था, लेकिन उसका कार्य क्या मानता है? कानून उचित, और उसने कोई अपराध नहीं किया। और किस धारा में उसे बचाव मिलेगा? 79। बस एक नाम याद रखना, विधिक बाध्यता में वह कानून द्वारा क्या होता है, और विधिक न्यायमत्ता में कानून द्वारा बाध नहीं होता, लेकिन कार्य उसका क्या माना जाता है? विधिक न्यायमत्ता पर आपका कोई उदाहरण 79 में नहीं दिया गया, याद रखिए, वो भूल पर है उदाहरण। विधिक न्यायमत्ता पर चूंकि कोई उदाहरण नहीं दिया गया है, तो एक उदाहरण आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, एक व्यक्ति ये देखता है कि बी लग रहा है कि सी की हत्या कर दे, और ए ने सी की हत्या रोकने के लिए बी को गिरफ्तार कर लिया, पकड़। तो क्या ए ने कोई अपराध कर दिया? नहीं, ये कानून द्वारा बाध्य नहीं था, लेकिन वह कार्य कर ही दिया, तो कानून ये कहता है, शाबाशी देता है कि तुमने अपराध को होने से क्या किया? रोक। तो एक ही धारा में बचाव का हकदार होगा 79। अभी मिस्टेक नहीं बताया गया, मैं फिर बता, अभी केवल क्या बताया जा रहा है? विधिक बाध्यता, और दूसरा क्या बताया गया? विधिक न्यायमत्ता। जो दृष्टांत दिया गया 79 में वह मिस्टेक पर है, मेंस में भी लगातार पूछा जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखिए भाई, देखिए दोनों धाराओं में ये 3 बातें समान लिखी गई है। कौन कौन? कि या तो तथ्य की भूल के कारण कोई व्यक्ति अपने को उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य समझता है, या तथ्य की भूल के कारण 79 के तहत कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, अपने द्वारा करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत समझता है। यानी कि आपका दोनों धाराओं में अगर देखा जाए तो मिस्टेक आप फैक्ट का बचाव मान्य है, लेकिन एक शब्द दोनों धाराओं में समान है कि जो विश्वास किया गया है वह विधि के भूल के कारण न हो, अर्थात 76 और 79 दोनों में ये प्रावधान है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं हो। अब इसको देखिए, पहले विधि की भूल देखा जाए, तब तथ्य की भूल देखा जाए। जहां तक विधि की भूल की बात है, आपका इसको थोड़ा व्यापक वे में ले जाना है। व्यापक का मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जहां तक मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है, विश्व के लगभग सभी देशों में, याद रखिए भारत ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देशों में, लगभग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 2 अपवाद, विश्व के लगभग सभी देशों में विधि की भूल क्षम्य नहीं। इसका कारण ये है
कि अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो प्रत्येक अभियुक्त यही कहेगा कि मैं इस देश का कानून जानता ही नहीं था, और जब मैं जानता ही नहीं था तो ऐसी दशा में मुझसे मिस्टेक हो गया, अतः मुझे बचाव दिया। जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए आईपीसी में 511 धाराएं हैं और तमाम अपराध दिए गए हैं। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए गिरफ्तार हुआ, न्यायालय में गया और न्यायालय में ये कह रहा है कि हजूर हम तो कानून ही नहीं जानते थे, अगर मैं जानता कि ये कार्य चोरी है तो मैं हरगिज़ ये अपराध नहीं करता। तो बताइए क्या उसे बचाव दिया जाएगा कि तुम कानून ही नहीं जानते? नहीं दिया जाएगा। किसी भी हाल में रटे रहिए, क्योंकि विधि की भूल किसी भी दशा में क्षम्य नहीं। अगर विधि की भूल को क्षम्य भी और बताया जाएगा, अभी शुरुआत हो रही है, इतना आसान नहीं। अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? थोड़ा कल्पना करिए। प्रत्येक अभियुक्त यही तर्क देगा कि मैं इस देश का या उस देश का कानून नहीं जानता हूँ, और जब मैं कानून नहीं जानता हूँ तो मुझे क्या किया जाएगा? इज्जत बरी कर। और रोज न्यायालय इस प्रश्न का पहले निर्धारण करेंगे कि क्या यह व्यक्ति इस देश का कानून जानता था कि नहीं, और न्यायिक व्यवस्था में अराजकता पैदा आ जाएगी। अभियुक्त अपराध करेंगे, खुलेआम घूमेंगे, न्यायालय में एक ही बात से बच जाएंगे, ये तो कानून जानता ही नहीं। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, याद रखिए, अर्थात चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, दोनों के बारे में ये उपधारणा की जाएगी, प्रिजम्पशन किया जाता है कि यह भारत का कानून जानते हैं। फिर एक बार याद रखिए, चाहे भारतीय व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, सभी के बारे में ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि सभी लोग देश के सभी कानूनों को क्या करते हैं? जानते हैं। वास्तव में हम भी नहीं जानते सारे कानून, आप भी नहीं जानते, लेकिन कानून मानकर चलता है कि आप सभी कानूनों के क्या है जानते। कल्पना करिए, एक अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा छाप और उससे कहा जाए कि क्या आईपीसी की धारा मैंने कोई पूछ लिया जाए कि कभी पढ़े हो, ये भी अपराध होता है? कहेगा नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, न कोई बताने वाला है, गाँव गिरान। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कानून बनते हैं और कई साल लोगों के जानने में लग जाते हैं कि ये भी कानून, लेकिन किसी भी हाल में कानून जब लागू हुआ उसके बाद आपने वो अपराध किया तो आप सजा के हकदार होंगे। इसका कोई बचाव मान्य नहीं है कि हम तो कानून जानते ही नहीं थे। एक ताजा उदाहरण देखिए तब से मान लीजिए 2013 का जो संशोधन हुआ 3 फरवरी 2013 से लागू, इस तारीख से 3 फरवरी 2013, जहाँ की स्टैंपिंग करना अर्थात पीछा करना अब अपराध बना दिया। मान लीजिए एक पुरुष है, महिला का पीछा कर रहा है, महिला बार बार मना कर रही है, ये भी पीछा कर रहा है और 3 तारीख को ही वो अपराध किया। वह गिरफ्तार होता है, एफआईआर होती है, न्यायालय में जाता है और न्यायालय में कहता है कि हजूर मैं तो 3 तारीख को अपराध किया, इसी दिन कानून लागू भी हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी कार्य अब क्या हो गया है अपराध। तो फिर 76 बताती है और 79, चाहे तुम्हें मालूम हो या न हो, विधि की भूल क्षम्य नहीं। चाहे तुम जानते हो या न जानते हो, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला
अब चाहे देशी हो या विदेशी, अब आपका देशी विदेशी इंग्लैंड का 2-3 उदाहरण देखना है। और ये देखिए आपका कम से कम 2-3 केस इस पर तैयार रखिएगा। देखिए कितनी भूल पर केस बताया जा रहा है। पहला आपका आर वर्सेस का केस पढ़ना है। आर वर्सेस प्रिंस का केस पहले देखा जाए, तब आपका भारत में आ जाएगा। ये केस कई बार कंपटीशन में आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि भाई आपका बिहार में भी आ जाए, इसमें आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। आर वर्सेस प्रिंस का केस 1875 का, यानी कि 1875 का केस है। इंग्लैंड का केस है किंग बेंच का, याद रखिए किसका है, किंग। इसमें जो छत्तीसगढ़ और एमपी का मॉडल था, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? भाई आपका मुख्य न्यायाधीश याद रखना है ब्लैकबर्न, यानी कि जस्टिस कौन थे, ब्लैकबर्न। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये 2-3 का रिपीट किया। जज कौन था, ब्लैकबर्न। अब इस केस में हुआ, इस केस में ये हुआ कि आपका 14 साल की लड़की थी, एनी फिलिप्स नाम था, एनी फिलिप्स। और अभियुक्त प्रेस था आपका लड़की से ये पूछा कि तुम कितनी एज की हो, तो उसने बताया कि मैं 16 साल से अधिक हूँ। भारत और इंग्लैंड में इसका अंतर है कानून, वहाँ 16 है और यहाँ 18 से कम भारत में किडनैपिंग के लिए, और इंग्लैंड में आपका 16 से कम। फिर देखने में भी वह लड़की 16 से अधिक लग रही थी। अभियुक्त प्रिंस उस लड़की की सहमत से उसको ले गया, यानी कि ले गया, भगाया नहीं, उसकी सहमत से। तो फिर न्यायालय में मुकदमा चला प्रिंस पर किडनैपिंग का। प्रिंस क्या कह रहा था, उन्हें नाम जो था कि मैं सद्भावना पूर्वक विश्वास किया कि ये लड़की 16 साल से ऊपर है, तब मैं इसको लेकर गया। अतः मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो न्यायालय ने कहा कि तुमने विरुद्ध काम किया है, अवैध काम किया है। अतः ऐसी दशा में चाहे तुम्हारा इंटेंशन हो और या न हो, तुम हर हाल के दंड के क्या होगे, यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है भारत में जहाँ की इरादे की आवश्यकता नहीं है, आशय हो या न हो, आपने एक्ट किया है तो आप दंड के क्या होंगे। ये पहला आपका, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। आपने कानून की विधि का वायलेशन किया, चाहे आपके मन में दुर्भावना हो या सद्भावना। आइए दूसरा केस आता है भारत में, एमएक्स जाट, मेयर हंस जाट का केस आता है। मेयर हंस जाट, मेयर हंस जाट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या देखिए पीरियड चलेगा भाई, सोमवार से आपका पीरियड चलेगा। रिस्क नहीं किया जा सकता, तबियत सही में था, रिस्क नहीं। सोमवार से आपका बता दिया जाए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा और आईपीसी, और समय भाई आपका पड़ेगा सोमवार से। हाँ भाई, जिनको दिक्कत तो शाम को आने में तो सुबह आ सकता है, ये नहीं कि क्योंकि शाम को थोड़ा क्लास लेट तक चले। मैं बता सोमवार से थोड़ा समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका बिहार एपीओ विषय पर है और इतना सिलेबस है कि हालत खराब हो जाए। टेक्निकल क्वेश्चन बताने में समय लग रहा है। वैसे तो भाई पप्पू भी पास हो जाए, लेकिन पास अच्छे नंबर से हुई है, बात अलग है भाई। आपका पप्पू भी पास हो जाएगा, तो पप्पू भी पास हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा नंबर अच्छा रहे और आपको कॉन्फिडेंस भी आए। इसका उपाय है कि थोड़ा बहुत समय बढ़ाया जाए और स्पीड भी हल्का सा, शुरुआत में क्या करेंगे,
तबियत के कारण स्पीड स्लो चल रहा है, आगे स्लो चल रहा है, अब तक नारायण खत्म हो गया, लेकिन आज देखिए अभी 5-10 मिनट और जब तक चले। इमेज जार, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेयर हंस जॉर्ज वर्से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत महत्वपूर्ण ये भी आपका। मेयर हंस जॉर्ज वर्से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में क्या हुआ था, ये पहले एक व्यक्ति विदेश से भारत आ रहा था, बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरा, उसकी चेकिंग हुई। एक चेकिंग में आपका जितना सोना वह भारत में कानूनन ला सकता था, उससे अधिक सोना उसके पास पाया। इसके बाद सोना जब्त किया गया। न्यायालय में फेरा कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा पहुंचा। बस एक ही तर्क बार बार दे रहा था, हजूर मैं तो अभी विमान से उतरा ही था, भारत का कानून नहीं जानता था। अगर मैं भारत का कानून जानता, इतने से अधिक सोना लाना अपराध है, तो मैं कभी भी नहीं लाता। और तब मेरा इरादा कानून का वायलेशन करने का नहीं। तो फिर वही कहानी दोहराई गई कि विध की भूल क्षम नहीं है। चाहे आप विदेशी हो, भारत का एक भी धारा नहीं जानते, फिर भी माना जाएगा क्या भारत के सभी कानूनों से क्या ये क्षम्य नहीं और दुष्प्रभाव हो जाए। लेकिन अब आइए लेकिन लगाकर थोड़ा लास्ट में चलना है। लेकिन अगर व्यक्ति वास्तव में कानून को नहीं जानता, तो इंग्लैंड में जो नियम है वह ये नियम है कि जब उसे सजा दी जाती है तो न्यायपालिका उसके प्रति थोड़ा उदारता बरतती है और सजा की मात्रा थोड़ा क्या करती है, कम। ये सही बात है। लेकिन भारत में क्या उदारता बढ़ती जाए कि नहीं, कहीं कोई कहीं मिला नहीं हमें। लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा बहुत जैसे 10 साल की सजा हो सकती है, 8 साल दे दिया, 5 साल दे दिया। भारत में क्या आपका इस पर क्या व्यू है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। मैंने क्या विध की भूल का बचाव लेता है तो क्या सजा की मात्रा थोड़ा कम न्यायालय रखता है, हो सकता है रखता हो ना रखता हो, तो न्यायालय की विवेक पर। आइए आगे देखा जाए भाई एमएस जार। अब इसलिए कानून का एक लास्ट में बात है, कानून का एक नियम कि जब भी कोई कानून बनाया जाए उसको प्रकाशित किया जाए, और जब तक कि कानून का प्रकाशन न हो जाए तब तक उस कानून को लागू न किया जाए और उसके तहत किसी को दंडित न किया। जैसे कि मान लिया किसी में संशोधन हो रहे हैं, तो जब तक प्रकाशन न हो जाए लागू नहीं किया जा सकता। प्रकाशन करिए, उसी के साथ लागू करिए या अगली डेट दीजिए। और भारत सरकार का जो राजपत्र होता है, भारत सरकार के कानून उसमें, और यूपी वाले हर एक राज्य का अपना अपना होता है, उसमें आपका प्रकाशित होता है। अब तो नेट पर आ जा रहा है, तुरंत लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया से आप देख रहे हैं PDF फाइल बनाकर भारत का राजपत्र भेजते जा रहे हैं। तो आपका केस एक आया बिहार में, पूछा जाता है वही केस आपका जेल हरला वर्सेज राजस्थान राज्य। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हरला, हरला वर्सेज राजस्थान राज्य। हरला वर्सेज राजस्थान राज्य के बाद में यह सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निर्णय दिया कि बिना प्रकाशन के कानून को लागू करना इलीगल यानी कि अवैध होगा। बिना प्रकाशन के, बिहार में पूछा सकता है, बिना प्रकाशन के कानून को लागू करना अवैध होगा। ये बिहार में आ सकता है प्रत्यायोजित विधान के भाई। एक किस पर बनता है? हाँ, कहानी समाप्त किया भाई सोमवार।